2023 यानी यह साल चुनाव का साल है। इस साल 9 राज्यों के अंदर इलेक्शन होना है, लेकिन मोदी की पार्टी के लिए सबसे मुश्किल कौन सा राज्य होगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय जाने या पॉलिटिकल सर्वे का नतीजा देखें, जवाब एक आता है, कर्नाटक। बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण भारत का दरवाजा है। दक्षिण में बीजेपी कर्नाटक से आगे कभी बढ़ नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में भी मोदी की पार्टी का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50% से कम हो जाता है। कर्नाटक का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर कांग्रेस यहां जीतती है तो उसके पास अगले 5 साल के लिए एक बड़ा राज्य होगा, जहां से कांग्रेस को पूरा सपोर्ट और रिसोर्स दोनों मिलेगा। इससे 2024 का चुनाव लड़ने में कांग्रेस पार्टी को ताकत हासिल होगी। इस मुश्किल पॉलिटिकल मिशन पर अब प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। आज किस ग्रुप के वोटर पर नजर थी? कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा जिससे 2023 और 2024 में होने वाले चुनाव से उसे जोड़कर देखा जा रहा है? 30,000 यूथ के बीच में प्रधानमंत्री। 23 के लिए मोदी का यूथ वाला क्या है समीकरण? यूथ को कनेक्ट करके पोलिंग बूथ पर 24 में इलेक्ट होने का क्या है कैलकुलेशन? देश की युवा शक्ति से भी मोदी को वोटों की शक्ति मिलती है। यूथ यानी न्यू इंडिया के फ्लैग बेयरर, और ये भी बनाते हैं मोदी को अल्टीमेट विनर। 18 से 35 साल वाले 28 करोड़ युवा 24 में देश की दशा और दिशा बदलेंगे। 23 में बहुत बड़ा चुनावी फैक्टर होंगे। इस बड़े वोट बैंक को अपने फेवर में करने के लिए मोदी ने क्या फिगर आउट किया है? मोदी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? चुनाव का ख्याल आते ही राहुल भी युवा युवा करने लगते हैं। अखिलेश भी युवाओं में ही अपना भविष्य देखने लगते हैं। तेजस्वी को भी सोते जागते, उठते बैठते युवाओं के ही सपने आते हैं। यानी 28 करोड़ वाले वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कंटेंडर तो कई सारे हैं, लेकिन युवा वोटर किसके साथ है? कन्याकुमारी से होते हुए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा लुधियाना पहुंच गई। 118 दिन में राहुल ने 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दर्जनों भाषण दिए। हर भाषण में या तो मोदी मोदी ही किया या युवाओं का ही जिक्र किया। The highest rate of unemployment we have had in 70 years. हिंदुस्तान का युवा रोजगार चाहता है। प्रधानमंत्री ने मन बता दिया है कि हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी है, उनकी दुकानें, उनके बिजनेस बंद करने हैं। दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। हिंदुस्तान के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते, मगर आपकी कोई मदद नहीं करता है। कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। ये देश अपने युवाओं से झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ क्या है? मैं अब 3000 किलोमीटर चला हूं। युवाओं से मैं पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? 5 जवाब मिलते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और सारे के सारे मतलब हजारों बच्चों ने मुझे ये 5 जवाब दिए हैं। रियलिटी ये है कि इनमें से 10% को, 15% को, ज्यादा से ज्यादा 10% भी मुश्किल है, 10% को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ये जॉब्स मिल जाएंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। तो इन सबके सपने टूटेंगे। तेजस्वी, अखिलेश, राहुल, इस वक्त देश में जितने भी नेता हैं, सब के सब यूथ को ही मुद्दा बना रहे हैं। मगर नौजवान किसके साथ हैं? अलग अलग डेटा, अलग अलग सर्वे से पूरा हिसाब किताब आपको समझाएंगे। मगर पहले यह देख लीजिए कि युवाओं पर विरोधियों के शोर के बीच मोदी ने कैसे 23 और 24 की तैयारी ग्रैंड स्केल पर शुरू कर दी है। युवाओं को अभी से अपने पाले में कर लिया है। युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह
देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। मोदी और यूथ का कनेक्शन सॉलिड है। 14 में भी यूथ मोदी के साथ था, 19 में भी मोदी के ही साथ था, 22 के नतीजों में भी मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं ने ही दिखाया। और अब 23 और 24 में भी देश के यही 28 करोड़ यूथ हर बूथ पर मोदी को मजबूत करेंगे। यह समझने के लिए पहले आपको कुछ नंबर्स देखने होंगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं ने जमकर मोदी के नाम पर वोट दिया। 24 में बीजेपी इसी युवा वोटर्स के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। एक सर्वे के मुताबिक 18 से 22 साल के 41% युवा वोटर्स ने बीजेपी को 2019 में वोट दिया था। यह वोट प्रतिशत बीजेपी के कुल वोट शेयर से 4% ज्यादा था। इसी तरह 14 में भी बीजेपी को 34% युवाओं का साथ मिला था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 19%। जब बीजेपी 2009 में चुनाव हारी थी तब स्थिति बिल्कुल उलट थी। 2009 में 20% युवा वोटर्स बीजेपी के साथ थे, जबकि 28% ने कांग्रेस को चुना था। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं ने ज्यादा समर्थन दिया है और अगले साल यही पैटर्न हो सकता है। इसे भी एक फैक्ट से समझिए। 21 में भारत में 15 से 29 साल के लोगों की आबादी 27% से ज्यादा थी, यानी अगले साल 15 साल का युवा पहली बार वोट करेगा और तब 18 से 32 साल के वोटर्स की तादाद लगभग 27% होगी, यानी कम से कम 27 करोड़ वोटर्स 18 से 32 साल के युवा होंगे। और ये 27 करोड़ वोटर्स मोदी के लिए ट्रम्प कार्ड होंगे। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति is the driving force of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. विरोधी अभी 23 और 24 वाले शॉर्ट टर्म गोल पर ही अटके हैं, जबकि मोदी ने अभी से देश के युवाओं को नेक्स्ट 25 इयर्स का टारगेट दे दिया है। सबका टास्क फिक्स कर दिया है। मोदी युवाओं के दिल और दिमाग को कैसे रूल करते हैं, नौजवानों को कैसे अपने पाले में करते हैं, यह भी समझिए। 19 के लोकसभा चुनाव में कुल 90 करोड़ वोटर्स थे। इनमें से 8 करोड़ से ज्यादा या कहें करीब 9% फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। औसत निकालें तो हर लोकसभा सीट पर करीब 1,54,696 वोटर्स थे। अगर इस सेगमेंट में ओवरऑल टर्नआउट 70% मान लें तो हर लोकसभा सीट पर 1,08,500 फर्स्ट टाइम वोटर्स ने वोट दिया होगा। 2014 में 188 सीटों पर विनिंग मार्जिन 1 लाख से भी कम था, जबकि 2019 में 173 सीटों पर जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि 23 में 9 राज्यों में और 24 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत में यंग वोटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मोदी उसी सेंटिमेंट को अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते दिख रहे हैं। युवा शक्ति ड्रीम्स डिसाइड इंडिया डायरेक्शन। युवा शक्ति एस्पिरेशंस डिसाइड
इंडिया डेस्टिनेशन। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। एक ऐसा वक्त जब मोदी के दुश्मन मोदी को झुकाने वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, राहुल को टाइगर और आज का भगत सिंह की उपाधि दे रहे हैं। मोदी को हटाने के लिए विपक्षी एकता वाला पोस्टर घुमा रहे हैं, तराने सुना रहे हैं। उस वक्त मोदी देश के युवाओं को खुद से जोड़ रहे हैं। माहौल बनाने के लिए युवा वाला टेक्स्ट तो मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन पर भी दिख जाता है। कांग्रेस का इकोसिस्टम युवा युवा करते करते वोट जोड़ने की भी फिराक में है। हाथ में राहुल वाला पोस्टर और पीछे युवाओं को जोड़ने वाला मिशन भी चल रहा है। मगर क्या मोदी विरोधियों के मिशन का युवाओं के दिमाग पर जरा भी असर हो रहा है? क्या हर रोज चीन चीन का टेप बजाने से युवा वोटर मोदी से छिटक रहा है? जवाब कुछ फैक्ट्स में है। देश के युवाओं की एक बड़ी आबादी, करीब 77%, विदेश नीति पर मोदी को फुल मार्क्स देती है। 79% युवा मानते हैं कि मोदी की लीडरशिप में भारत दुश्मन देशों से अच्छे से निपट रहा है। एक दूसरे सर्वे के मुताबिक प्री मिलेनियल यानी 27 साल से कम के 45% युवा बीजेपी को पसंद करते हैं। 40% मिलेनियल्स यानी 27 से 42 साल के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मोदी यंग वोटर्स के इस बड़े तबके को अभी से 23 में होने वाले 9 राज्यों के चुनाव और 24 के चुनाव के लिए रेडी कर रहे हैं। ये भारत के युवाओं के सामर्थ्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। फ्रेंड्स, this is a special time in history. You are a special generation. You have a special mission. The runway is ready. The runway is ready for your takeoff. मोदी जानते हैं कि चुनावी सीजन में कुछ भी आसान नहीं है। विरोधी पूरी कोशिश करेंगे कि युवाओं का ध्यान इधर उधर भटकाया जाए और इस लिहाज से कर्नाटक मोदी का सबसे टफ बैटल होगा। राहुल कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भीड़ इकट्ठा कर चुके हैं। भीड़ तो मोदी के रोड शो में भी दिखी, लेकिन यह भीड़ वोट के वक्त किसकी तरफ जाएगी फिलहाल कहना मुश्किल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक में 104 सीटें मिली। जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। बाद में बीजेपी ने अपनी टैली 120 तक पहुंचाई और जुलाई 2019 में सरकार बनाई। अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 52% वोट शेयर के साथ कर्नाटक की 26 में से 25 सीटें जीती और तब मोदी का स्ट्राइक रेट 96% का था। 19 वाले इसी स्ट्राइक रेट को बीजेपी अगर इस बार कर्नाटक में रिपीट करती है तो मोदी 224 में से 215 सीटें बीजेपी को दिला सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नए साल के दूसरे हफ्ते से ही मिशन कर्नाटक लॉन्च कर चुके हैं और विरोधियों के सारे हथकंडों को पंक्चर करने के लिए युवाओं को अभी से पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं कि मोदी खुद क्या करते हैं और विरोधी क्या क्या नैरेटिव फैलाते हैं। मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है। इनोवेशन के लिए भी
स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।